है कि वही मास्कमैन विलेज चीफ से कहता है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी भी ऐसी डिवाइन बॉडी के बारे में नहीं सुना। हम सब लोग एक साथ ही बड़े हुए हैं और हम सब एक साथ ही मर जाएंगे, मगर ये बच्चा अकेला रह जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि आपका ये झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, एक ना एक दिन ये सबको पता चल जाएगा। मगर विलेज चीफ कहता है कि हमें किन्मू को ये बिलीव दिलाना होगा कि उसके पास एक डिवाइन बॉडी है। मगर मास्कमैन कहता है कि तुम उसे बेवकूफ मत बनाओ, तुम उसे इस तरह तो मरवा दोगे, वो बस एक ऑर्डिनरी लड़का है। मगर विलेज चीफ कहता है मैं जानता हूँ कि वो एक नॉर्मल लड़का है, मगर उसकी किस्मत सबसे ज्यादा खास है। मुझे लगता है कि वो हम सबसे भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेगा। हम लोग अपनी स्पिरिट्स के साथ जो काम कर सकते हैं वो बगैर स्पिरिट के भी कर सकता है। और फ्यूचर में ऐसा जरूर होगा कि वो खुद अपनी कल्टीवेशन का रास्ता ढूंढ निकालेगा, और फिर जब उसे रास्ता मिल जाएगा तो वो खुद ब खुद अपनी इमोर्टैलिटी के सफर पर निकल जाएगा। ये सुनकर वो मास्कमैन हैरान हो जाता है और कहता है क्या इमोर्टैलिटी? तो फिर विलेज चीफ कहता है हाँ, उसके लिए इमोर्टैलिटी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि किस्मत उसके साथ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मास्कमैन जो कि एक फार्मिस्ट था, वो अगले ही दिन से उसके लिए सूप बनाना तैयार कर देता है और उसे पीने के लिए देता है। उस सूप से उसे बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही होती है, मगर ग्रैंडपा को गुस्से में देखकर वो फौरन से उस सूप को पी जाता है। सूप पीने के बाद उसे उल्टी आने लगती है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। मगर फिर वो ग्रैंडपा कहता है तुम्हें ये पूरा का पूरा सूप पीना है। ये कहते हुए वो पूरा का पूरा कोल्ड्रोनी उसे दे देता है और कहता है कि तुम्हें ये सारी की सारी पावर्स की जरूरत पड़ेगी। ये कहने के बाद वो खुद नीडल्स बाहर निकाल लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मू जैसे ही वो सारा का सारा सूप पी लेता है तो अचानक से उसके हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते एक गुब्बारे की तरह फूलकर हवा में उड़ने लगता है और उसका ग्रैंडपा जैसे ही उसे नीडल चुभाता है तो उसकी बॉडी से सारा गैस निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो एक गुब्बारे की तरह यहाँ वहाँ उड़ना शुरू कर देता है। ये देखते ही उसका ग्रैंडपा फौरन से उसे पकड़कर उसकी की सारी हवा निकाल देता है। और फिर ग्रैंडपा मोजियान भी वहाँ पे आ जाता है और वो उस मास्कमैन से कहता है कि तुमने इसे एक दिन के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिट ब्लड पिला दिया है, अब मेरी बारी है। वो किन्मू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और हमें ग्रैंडपा मोजियन के बारे में बताया जाता है कि उसकी स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। वो अपनी स्वॉर्ड से इतने अटैक्स कर सकता है कि वो 1 मिनट में ही अपने दुश्मन के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। उसे वहाँ पर देखकर किन्मू कहता है कि थोड़ा मुझे संभल कर रहने की जरूरत है, मगर क्योंकि वो मेरे ग्रैंडपा हैं तो मुझे इतनी उम्मीद है कि वो मुझे ज्यादा हर्ट नहीं करेंगे। और आज से पहले उन्होंने कभी भी मुझ पे ज्यादा गुस्सा भी नहीं किया है। ये सोच कर ही वो खुश हो रहा होता है कि अंकल मोजियन के साथ प्रैक्टिस करके मजा आएगा। और फिर उसका अंकल उसे जैसे ही चैलेंज करके बुलाता है तो फौरन से किन अपना वो नाइफ लेकर उस पर हमला करने के लिए जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसका ग्रैंडपा जिसकी बॉडी का निचला हिस्सा था ही नहीं, वो बगैर निचले हिस्से के ही बहुत ही आसानी के साथ उसके साथ फाइट कर रहा होता है। किन्मू उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। उसका अंकल बहुत ही ज्यादा फास्ट और बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और देखते ही देखते वो अपने नाइफ से बहुत ही पावरफुल फायर क्रिएट करता है और उड़ते हुए बहुत ही फास्ट स्पीड से उस पर आकर जैसे हमला करने की कोशिश करता है तो किन्मू बिल्कुल हैरान सा रह जाता है क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने 1 सेकंड के अंदर ही उस पर दर्जनों अटैक कर दिए थे और उसके सामने मौजूद वो लकड़ी का पोल छोटे छोटे सिलाइस की तरह उसके हाथ पर आकर गिरता है। मगर ये लड़ाई यहाँ पे रुकने वाली नहीं थी। वो लोग अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं जिसमें अंकल मोजियान उसकी जमकर धुलाई करना शुरू कर देता है। किन्मू अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था, यहाँ तक कि अंकल मोजियान की बॉडी का तो आधा हिस्सा था ही नहीं, मगर उसके बावजूद भी वो उसे छू तक नहीं पा रहा था। और मोजियान जब अपनी फायर नाइफ का इस्तेमाल करता है तो उससे किन्मू की बॉडी में आग लगने लगती है, जिस पर वो कहता है कि जितना अटैक हमारा फास्ट होगा उसके अंदर एनर्जी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। ये कहते ही वो बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है और किन से कहता है कि तुम्हारा नाइफ जितना ज्यादा फास्ट चलेगा तुम्हारे नाइफ में मौजूद एनर्जी उतनी ही ज्यादा फैलती जाएगी, इसीलिए अपने नाइफ को जलने दो क्योंकि यही अल्टीमेट एनलाइटमेंट होती है। ये कहते हुए वो अपने उन नाइफ से बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव अटैक करना शुरू कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा होते हैं। उसके अटैक से हमें दिखाया जाता है कि बादलों के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। किन्मू कहता है कि ग्रैंडपा की अल्टीमेट स्वॉर्डमैनशिप की ये पावर है, सच में ये तो लाजवाब है। मगर अचानक से वो मॉन्क पीछे आ जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंकल का चाकू काम नहीं कर रहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कराता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि
किन उस मॉन्क के साथ उसके घर में आता है तो किन कहता है कि ग्रैंडपा, मुझे लगता है कि शायद आपको कॉफिन बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप मेरे साथ जरा नरमी से पेश आएंगे। और उसे याद आता है कि ग्रैंडपा हमेशा से उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अब भी वो उसके साथ ज्यादा सख्ती नहीं बरतेंगे। मगर देखते ही देखते उस मॉन्क के रिएक्शन ही चेंज हो जाते हैं और वो कहता है कि ट्रेनिंग में कोई किसी का सगा नहीं होता। ये कहते ही वो उसे एक जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से किन सीधा एक कॉफिन के अंदर जाकर गिरता है। और फिर ग्रैंडपा उससे कहता है कि तुमने जो नाइफ स्किल्स सीखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैजिक स्किल्स हैं, मगर मैं तुम्हें पंचिंग स्किल्स सिखाऊंगा जो कि थंडर पंचेज होंगे। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि किन एक ही पंच के साथ हवा में ऊपर आ जाता है और वो कहता है कि बचपन में तो ग्रैंडपा कहा करते थे कि ये पंचिंग स्किल्स तो बेसिक है, मगर लगता है कि शायद अब वो बिल्कुल सीरियस हो गए हैं। वो मेरे ऊपर अपनी एट्रीब्यूट पावर को यूज कर रहे हैं। वो जैसे ही वापस से नीचे आकर गिरता है तो ग्रैंडपा उसे अपने हाथों से होल्ड कर लेता है और फिर ग्रैंडपा से कहता है कि एक हाथ के साथ कैसे पंचेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ग्रैंडपा कहता है कि मेरा एक हाथ 1000 हाथों के बराबर है। ये कहने के बाद वो उसे अपनी पावर शो करता है और दिखाता है कि उसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल हैंड्स होते हैं जो कि हमेशा फाइट में उसकी मदद करते हैं। और ग्रैंडपा कहता है कि मैं लोगों को सिर्फ एक दिखाता हूँ और मारता 10 हूँ। चलो अब आ जाओ, आकर अटैक करके दिखाओ। ये सुनते ही किन्मू जोश में आकर उस पर हमला करने के लिए जाता है और जोरदार पंच खाता है और फिर से वार करता है तो फिर से मार खाता है। उसका ग्रैंडपा उसे थंडर लाइटनिंग के साथ साथ बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग दे रहा होता है, मगर इसमें किन्मू को बहुत ज्यादा मार खानी पड़ रही थी। और ग्रैंडपा कहता है कि तुम इन अटैक्स के साथ अपने अपोनेंट की सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्योंकि ये स्किल्स हमारी लिमिट से भी बहुत ही ज्यादा हैं। कोई भी ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन सोल इन अटैक्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो उसे मार मार कर उठाकर फिर से बाहर फेंक देता है, मगर वो देखता है कि दरवाजे पर तो ग्रैंडपा गुआन खड़ा हुआ है। वो उससे कहता है कि अगर तुम अपने दुश्मन को ना हरा सको तो फिर बहुत ही तेज स्पीड के साथ भागो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहते ही वो उसे पकड़कर वहां से फौरन से ले जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो मॉन्क देखता है कि वो तो पल भर में ही वहां से बहुत ही ज्यादा दूर निकल गए हैं। और किन्मू कहता है कि अंकल गुआन मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि वो हमेशा से मुस्कुराते रहते हैं और मेरे साथ बहुत ही अच्छे और फ्रेंडली हैं। और मुझे हमेशा से यही लगता है कि वो स्माइल इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं। मगर जब से मुझे पता चला है कि उन्होंने अपनी एक स्माइल से ही एक बंदे को मार डाला था, तब से मुझे डर लगने लगा है कि उनकी ये स्माइल रियल है या फिर फेक है। मगर फिर वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि बताओ कि आपके अंदर कौन सी मैजिकल पावर है। तो ग्रैंडपा कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला, मेरी पावर्स मेरी टांगों में है। ये कहते ही वो उसे बुलेट स्पीड के साथ उठाकर वहां से बहुत ही दूर ले जाता है। अंकल गुआन की एक टांग नहीं होती, मगर वो सिर्फ एक टांग के सहारे पर ही बहुत ही तेज रफ्तार के साथ दौड़ सकता है। वो किन से कहता है कि तेज दौड़ने के लिए तुम्हें अर्थ का सहारा लेना चाहिए, जो कि तुम्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। वो किन्मू से कहता है कि चलो खड़े हो जाओ, अब मुझे तेज स्पीड के साथ भाग कर दिखाओ। यूं समझ लो कि ये पूरी दुनिया बिल्कुल फ्लैट है। ये सुनकर किन्मू हैरान हो जाता है और कहता है सब कुछ फ्लैट है, ये कैसे हो सकता है। तो ग्रैंडपा उसे एक छोटा सा डेमो दिखाता है और कहता है कि तुम चाहो तो दीवार पे भाग सकते हो, चाहो तो तुम पानी के ऊपर चल सकते हो, और अगर चाहो तो तुम आसमानों में उड़ सकते हो। ग्रैंडपा कहता है कि जब तुम्हें तुम्हारी अपनी ही आवाज सुनाई ना दे तो समझ जाना कि तुमने स्पीड को अचीव कर लिया है। ये देखकर किन बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ग्रैंडपा सिर्फ अपनी एक टांग के सहारे ही इतना फास्ट दौड़ सकते हैं, तो अगर उनकी दूसरी टांग होती तो उनकी स्पीड क्या होती। पता नहीं उनकी दूसरी टांग किसने काटी है। और वो उस मॉन्क के बारे में कहता है कि उनके पंचेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, फिर भला उनका वो हाथ किसने काटा है। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा मौजियान वो स्वॉर्ड स्किल्स में तो माहिर हैं, फिर भला उनकी हाफ बॉडी को किसने कट किया है। आखिर इनका दुश्मन कौन है जो कि इन्हें मारना चाहता है। मगर फिर वो कहता है कि क्योंकि मेरे पास एक डिवाइन बॉडी है तो फिर मुझे अब उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हो सकता है कि शायद मैं उनके जितना भी स्ट्रॉन्ग ना बन पाऊं, मगर मैं इतना तो स्ट्रॉन्ग बनना ही चाहूंगा कि मैं उन सब लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। ये कहते ही वो फिर से प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, मगर विलेज चीफ उसे रोकता है और कहता है कि तुमने पहले ही अपनी बॉडी में मौजूद सारी एनर्जी कंज्यूम कर ली है, पहले जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रैंडपा के रूम में आकर उसके सामने बैठ जाता है और फिर ग्रैंडपा के बारे में कहता है कि
ग्रैंडपा हमारे विलेज चीफ हैं जिनके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है। वो जो कुछ भी कहते हैं वही सच होता है। मगर फिर ग्रैंडपा उससे कहता है कि तुम बचपन से ही ये वाले गाइडिंग स्किल्स प्रैक्टिस कर रहे हो। ये ट्रेनिंग स्किल्स मैंने स्पेशली तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही बनाए हैं। तुम इस ट्रेनिंग की मदद से अपनी वाइटल एनर्जी को सर्कुलेट कर सकते हो। इसे डिवाइन बॉडी डानगोंग कहते हैं। ये सुनकर किन्मू हैरान हो जाता है और कहता है कि डानगोंग डिवाइन बॉडी क्या होती है। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बॉडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगी। तो उसका ग्रैंडपा कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, जैसे ही तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे तुम फौरन से अपनी 3 डांगोंग डिवाइन बॉडी को अचीव कर लोगे। उसके बाद तुम इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन जाओगे। मगर फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एक और ग्रैंडपा के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है जो कि बोल नहीं सकता, मगर वो बहुत ही ज्यादा सख्त होता है क्योंकि उसके पास ब्लैक स्मिथ स्किल्स होते हैं। और वो दूसरा ग्रैंडफादर जो कि पेंटिंग करना जानता है वो बेचारा सुन नहीं सकता। और मेरा दूसरा ग्रैंडपा जो कि देख नहीं सकता, मगर वो हमेशा से ऐसे ही शो ऑफ करता है कि जैसे उसे हर एक चीज क्लियरली दिखाई देती है। ये सब लोग इंजर्ड होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं इन लोगों को ऐसे ना उम्मीद नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए वो डिवाइन बॉडी मुझे हर हाल में अचीव करनी ही है। और उसके लिए वो एक से बढ़कर एक सूप पीता है जिससे उसे जोरदार झटके लगने लगते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो रुकने का नाम नहीं लेता। उसकी विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, मगर वो हर सूरत में डिवाइन बॉडी को अचीव करना चाहता था। तो इसके लिए वो डट जाता है और अपने सारे के सारे ग्रैंडफादर्स के स्किल्स को सीखने की कोशिश करता है। भले ही वो उसमें फेल हो जाता है, मगर वो हार नहीं मानता। अगले सीन में हमें 2 डीमन गर्ल्स को दिखाया जाता है जो कि किन्मो और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं। वो दोनों जंगल में अकेले प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए होते हैं। किन जैसे ही हमला करने के लिए ग्रैंडपा की तरफ आगे बढ़ता है तो उसका ग्रैंडपा एक ही स्टिक के साथ उसे चारों शाने छेद कर देता है। और दूसरी तरफ किन्मो को अब इसमें और भी ज्यादा मजा आने लगा था। वो स्किल्स को और अपने दिन काउंट करना शुरू कर रहा होता है। उसने जहाँ जहाँ जो जो कमी की थी वो उस कमी को पूरा करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। और वो मास्कमैन विलेज चीफ से कहता है कि आपने जो ऐसे डिवाइन स्किल्स सिखाए हैं मुझे लगता है कि ये एंशिएंट टाइम के स्किल्स हैं। ये कहने के बाद वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं और ग्रैंडपा कहता है कि उसकी बॉडी में कोई भी वाइटल एट्रीब्यूट है ही नहीं, इसीलिए मैंने उसे सबसे सिंपल और सबसे बेसिक टेक्निक सिखाई है। तो वो मास्कमैन कहता है कि अगर वो ऐसी ही बेसिक टेक्निक सीखेगा तो फिर वो यहाँ पर सरवाइव कैसे करेगा। उसके लिए तो कोई भी स्किल अचीव करना नामुमकिन हो जाएगा। तो ग्रैंडपा कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता था, मगर मैंने देखा है कि वो कम उम्र में ही रिफ्लेक्शन स्किल्स को सीखता जा रहा है और हर दिन वो 4 पॉइंट्स आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं देख सकता हूँ कि उसकी वाइटलिटी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि उस पर अब किसी तरह के एट्रीब्यूट का कोई भी असर नहीं होने वाला। यही वजह है कि हम लोग उसकी अवेकनिंग में नाकाम हो गए थे। ये सुनकर वो ग्रैंडपा कहता है कि आखिर इसकी वाइटलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो विलेज चीफ कहता है कि इसकी वाइटलिटी स्पिरिचुअल पावर के मुकाबले में 50% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर वो दूसरा मास्टर हैरान हो जाता है कि क्या 50% वाइटलिटी ज्यादा है। इसका मतलब तो फिर ये है कि आगे चलकर ये अपनी पावर्स को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि इसकी वाइटलिटी तो मेरी वाइटलिटी से भी ज्यादा है। वो फिर से विलेज चीफ से कहता है कि मुझे बताइए कि आखिर ये कितनी लिमिट तक जा सकता है, क्या ये हमारे जितना पावरफुल बन सकता है। तो ग्रैंडपा कहता है कि मैं खुद भी ये नहीं जानता कि उसकी लिमिट्स क्या हैं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि ये लड़का दुनिया में एकलौता ऐसा लड़का है जो कि डाओ यिन गोंग को एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जा सकता है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मू चेन के सारे ग्रैंडफादर्स उसे एक अवेकनिंग सेरेमनी में लेकर आ जाते हैं जहां वो उसकी सोल अवेकनिंग करना चाहते थे। और उसके लिए वो लोग अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स की पावर्स को इकट्ठा करते हैं जो कि अलग अलग स्पिरिट बीस्ट से ली गई होती है। उन सारे स्पिरिट बीस्ट के एसेंस को एक जगह मिलाकर उनसे एक सूप बनाया जाता है और उसे 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है जो कि अलग अलग एट्रीब्यूट पावर्स के लिए होते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि उन सूप को पीने के बावजूद भी मुझे इनकी पावर्स एक्टिवेट नहीं हो पाती, जिस पर वो सब लोग समझ जाते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी लड़का है, इसलिए ये कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। बेहतर है कि हम लोग इसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं ताकि बाहर जाकर ऑर्डिनरी लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। मगर वहाँ पे मौजूद उसका सबसे बड़ा ग्रैंडपा जो कि विलेज चीफ है वो कहता है कि नहीं, इसकी बॉडी सबसे ज्यादा खास है। ये एक डिवाइन बॉडी है जो कि हर तरह की एट्रीब्यूटिक पावर को अचीव कर सकती है, मगर इसे एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज की
की जरूरत पड़ेगी और हमें इसे और भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ताकि ये अपनी अवेकनिंग को जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले। और हमें दिखाया जाता है उसके सारे के सारे ग्रैंडपा उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और अपने स्किल्स उसे सिखाने की कोशिश करते हैं। और विलेज चीफ कहता है कि मैं जानता हूँ ये लड़का एक ऑर्डिनरी लड़का है, मगर मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही तेजी के साथ अपग्रेड हो रहा है। हमें दिखाया जाता है मुचेन एक जगह कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कहता है कि ग्रैंडपा के सिखाए हुए मेथड की मदद से मैं बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा हूँ। मुझे फील हो रहा है कि मेरी बॉडी पहले के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हो गई है, मेरे अंदर पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा वाइटैलिटी आ गई है, मगर मैं नहीं जानता कि मुझे ये कल्टीवेशन किस लेवल तक लेकर जानी है। आखिर इसकी कोई लिमिट तो होगी जिसके बाद मेरी अवेकनिंग होगी। वो वहीं पे ही लेट कर अभी ये सब कुछ सोच रहा होता है, मगर अचानक उसे ग्रेनी की आवाज सुन। टेलर तो सिर्फ और सिर्फ कपड़े सीते हैं ना, क्या आप मुझे सिर्फ कपड़े सीना सिखाएंगी? मगर उसकी मदर अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हें एक स्पेशल ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। जिसके बाद वो उससे कहती है कि हर लिविंग बीइंग के दो अलग अलग क्लॉथ होते हैं। पहली ड्रेस को हम लोग अपनी सोल की मदद से अपनी अपीयरेंस के लिए मेंटेन करते हैं और दूसरी टेक्निक को कहते हैं सोल अटैचिंग टेक्निक, जिसमें हम लोग किसी भी जानवर या फिर किसी लिविंग बीइंग की स्किन को अपनी बॉडी के साथ अटैच कर सकते हैं। इसे शेडो टेक्निक भी कहते हैं। ये सुनकर मुचेन कहता है कि शेडो टेक्निक, ये तो नाम से ही बड़ी खतरनाक लग रही है। उसकी ग्रैनी कहती है कि चलो आ जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रेस बना देती हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक तालाब के पास एक हिरन खड़ा हुआ होता है जो कि वहाँ पे पानी पी रहा था। ग्रैनी मुचेन के साथ वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि अब बिल्कुल खामोशी से यहाँ पर बैठना, मगर उस हिरन को उन लोगों की आवाज सुनाई देती है जिस पर वो अलर्ट हो जाता है और वो अपनी बॉडी को फौरन से ट्रांसपेरेंट बनाकर खुद को अपने दुश्मनों से बचाने की कोशिश करता है और वहाँ पे पानी के पास में ही एक जगह जाकर बैठ जाता है। और फिर ग्रैनी उससे कहती है कि पहला स्टेप है सोल फिक्सिंग। ये कहने के बाद वो हल्का सा ब्लड सीधा उस पानी की तरफ भेजती है जहाँ पे हिरन का शेडो दिख रहा होता है। वो उस शेडो के जरिए उस हिरन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है और हमें दिखाया जाता है कि वो हिरन फौरन से उस पानी से बाहर अपीयर हो जाता है। जिसके बाद मुचेन उसके पास आता है और वो उसे टच करता है तो वो कहता है कि इसे हुआ क्या है, ये हिल क्यों नहीं रहा? तो फिर ग्रैनी कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सोल फिक्सिंग टेक्निक यूज की थी उससे मैंने इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। मगर फिर मुचेन को वहाँ पर हिरन का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जिस पर वो कहता है कि ग्रैंडमा, आखिर आपने इसके रिफ्लेक्शन पर ही हमला क्यों किया है? तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं इसकी मूवमेंट को रोकना चाहती थी। ये एक बहुत ही खास टेक्निक होती है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी शेडो को पकड़कर उसकी रियल बॉडी को मूव करने से रोक देते हैं। ये कहने के बाद फिर वो अगला स्टेप शुरू करती है और उसे बताती है कि ये दोनों एनर्जीज जब एक साथ कंबाइन हो जाती हैं तो ये किसी भी जिंदा कर देती है। और हाँ, जैसे ही हम लोग इसकी सोल को कंट्रोल करेंगे तो इसकी बॉडी और इसकी स्पिरिट सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। और फिर वो उसे बताती है कि इस हिरन की बॉडी के अंदर 7 अलग अलग स्पिरिट्स मौजूद होती हैं जो कि इसकी की और ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करती हैं। एक मर्तबा तुमने 3 सोल और 7 स्पिरिट को कंट्रोल कर लिया तो उससे तुम किसी भी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो और फिर तुम जो भी चाहो उस क्रीचर के साथ वो कर सकते हो। तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? तो फिर मुचेन कहता है कि हाँ, मैं ये सारी बातें नोट कर रहा हूँ। और फिर ग्रैनी कहती है कि चलो अब कपड़े बनाने की बारी आ गई है। ये कहने के बाद वो फौरन से वो ब्लड थ्रेड्स के जरिए उस पानी के अंदर मौजूद उस शेडो को बाहर निकाल कर ले आती है और कहती है कि हमें इस शेडो को इसकी रियल बॉडी से अलग करना है। ये देखकर मुचेन बिल्कुल हैरान से रह जाता है और दूसरी तरफ ग्रैनी कहती है कि अब इस शेडो को हम लोग फौरन से नए ड्रेस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने उन ब्लड थ्रेड्स को उस शेडो के अंदर घुसा देती है और देखते ही देखते वो सारे के सारे ब्लड थ्रेड्स उस पूरे के पूरे हिरन को कवर कर लेते हैं। और वो ग्रैनी जैसे ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है तो वो पूरे के पूरे शेडो को एक ड्रेस में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये देखकर मुचेन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कहता है ये जबरदस्त है। क्या वाकई में ग्रैनी की पावर्स इतनी खास है कि वो किसी भी चीज की स्किन से एक नई ड्रेस बना सकती है? और फिर हम देखते हैं कि वो ग्रैनी उस हिरन की स्किन से बनी हुई ड्रेस को फौरन से मुचेन की बॉडी पर पहना देती है और कहती है कि जब भी तुम कभी बाहर जाओ तो इस तरह की स्किन पहनकर जाया करो। वो स्किन पहनकर मुचेन को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है, मगर फिर अचानक वो फील करता है कि जैसे उसकी बॉडी में कुछ हलचल होने लगी है।
वो ग्रैनी से कहता है कि उस हिरन का क्या हुआ, क्या वो अब बगैर शेडो के रहेगी, उसे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ग्रैनी कहती है कि हम लोगों ने बस उसका शेडो उससे लिया है, इसलिए उसे इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस मैं ये नीडल निकाल दूं तो ये फ्री हो जाएगी। ये कहते ही वो अपनी नीडल जैसे ही निकालती है तो वो हिरन आजाद हो जाता है और फौरन से वहां से चला जाता है। और फिर ग्रैनी कहती है कि उसका शेडो उसे बहुत जल्द वापस मिल जाएगा। मगर मुचिन देखता है कि उस स्किन में अजीब सी एनर्जी फील होने लगी है। देखते ही देखते उसकी बॉडी के पीछे से एक बहुत बड़ी पूंछ निकल आती है और मुचिन की बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वो सेम उसी तरह के ही हिरन में ट्रांसफॉर्म होने लगा था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, मगर इस पर वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है कि ये टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। वो घूमते फिरते वापस अपनी ग्रैनी के पास आ जाता है और कहता है आपने सच में आज मुझे बहुत ही अच्छे स्किल सिखाए हैं। मगर ग्रैनी को फिर कोई आवाज सुनाई देती है जो कि एक आदमी की होती है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम सोल लॉकिंग टेक्निक को यूज कर रही हो जिससे तुम डेविल्स को क्रिएट करती हो। इस टेक्निक को तो असल में शेडो मैजिक इल्यूजन कहते हैं। सोचा नहीं था कि इतनी दूर किसी ऐसे शख्स को देखूंगा जो कि मैजिक स्पेल को यूज कर सकता होगा। उन लोगों को वहां पर देखकर ग्रैनी कहती है कि ये कौन लोग हैं और ये इतनी दूर तक कैसे आ गए। इतने में हम देखते हैं कि वो मास्टर फौरन से अपना एक कदम आगे बढ़ाते ही स्पेस स्किप करते हुए उसके पास आ पहुंचता है और कहता है कि मुझे पता है कि डिमोनिक कल्ट थी। ये बात सुनकर मुचेन थोड़ा सा डर जाता है और दूसरी तरफ वो मास्टर कहता है कि तुम्हारा ये सोल लॉकिंग स्किल एक विल स्किल है जिसकी मदद से तुम किसी भी लिविंग बीइंग की सोल को लॉक करके उसकी चमड़ी उधेड़ देती हो। मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए अपने बहुत सारे डिसेंडेंट्स को भेजा था, मगर उनमें से बहुत से लोगों को जिसे फेंग शेन यू ने एस्टेब्लिश किया है और हमारा लीजियांग सेक्ट वो साउथ साइड का सबसे फेमस सेक्ट है क्योंकि हमारे सेक्ट को यान कांग खुद से असिस्ट करती है। उसे कर रहे हो बल्कि तुम लोग यहाँ पर एविल स्किल्स को भी यूज कर रहे हो जो कि सच में एक बहुत ही बड़ा और सीरियस सिन है। अगर आज मैंने तुम्हें न मारा तो पता नहीं तुम आगे चलकर कितने लोगों को मारोगी। ये सुनकर मुचेन कहता है कि क्या ये लोग मेरी मदर को मारना चाहते हैं। मगर फिर हम लोग देखते हैं कि ग्रैनी भी अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने रेड थ्रेड्स को हर जगह फैला देती है। मगर फिर ग्रैनी मुचेन से कहती है कि ये लोग शायद मेरे मेथड्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को समझो। मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ और तुम फौरन से भागना शुरू कर देना। ये सुनते ही मुचेन फौरन से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ वो मास्टर कहता है कि लीजियांग सेक्ट के डिसाइपल्स ये लड़का भागने न पाए क्योंकि ये डेविल आगे चलकर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी तबाही ला सकता है, इसे फौरन से खत्म कर दो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद कुछ डिसाइपल्स उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग फौरन से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक बंदा अपनी सोर्स उसकी तरफ थ्रो करता है तो दो बंदे उन सोर्स के ऊपर अपना पैर रखते हुए अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं और वो ग्रैनी उन लोगों के अटैक को रोकने की कोशिश करती है और उन सोर्स को पकड़ती है। मगर अचानक से वहाँ पे मौजूद एक बंदा अपनी वाटर टेक्निक की मदद से उसकी थ्रेड टेक्निक को बीच में ही रोक देता है। दूसरी तरफ मुचेन वहाँ से भागकर दूर निकल जाता है। इतने में वहाँ पे खड़ा हुआ वो मास्टर उस ग्रैनी से कहता है कि डीमन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे मौजूदगी में हमारे डिसाइपल्स पर हमला करने की कोशिश कर रही हो। मगर फिर ग्रैनी कहती है कि मैंने बहुत ही लंबे टाइम से प्रैक्टिस नहीं की। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों की चमड़ियां उधेड़ कर अपने कपड़े बनाऊं? ये कहते ही वो अपनी नीडल्स निकाल लेती है और कहती है कि ठीक है तो फिर आ जाओ तुम लोग। ये सुनते ही वो सारे लोग उस पर एक साथ ही टूट पड़ते हैं और इस तरफ हमें दिखाया जाता है मुचेन बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर मुचेन एक नदी के सहारे तेजी से भागता वो जा रहा था और कुछ लोग नदी के ऊपर भाग रहे थे और कुछ उसके दूसरी साइड पे थे। उन लोगों को वहाँ पर भागता हुआ देखकर मुचेन कहता है कि अच्छा तो ये लोग ग्रैंडपा मुआन की तरह पानी पर भाग सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही इस पानी के साथ भागता रहा तो ये लोग मेरा रास्ता रोक लेंगे। ये कहने के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और हमें दिखाया जाता है ग्रैनी एक सोर्ड को अपने थ्रेड्स के साथ पकड़ लेती है और अपने पास आने वाले सारे के सारे सोल्जर्स को वापस से पीछे धकेल देती है। ग्रैनी के स्किल्स देखकर वो लोग बिल्कुल हैरान खड़े होते हैं और वो मास्टर कहता है कि इस ओल्ड ग्रैनी में सच में काफी दम है, लगता है कि इसे कंट्रोल करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये कहने के बाद वो फौरन से उसे मारने के लिए अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते ही फौरन से उस पर हमला करता है और इतने में ग्रैनी उसे देख लेती है और हमें दिखाया जाता है मुचेन को एक जोरदार धमाके की आवाज आती है जिस पर वो समझ आता है कि वो ग्रैनी है। वो उनके साथ लड़ रही है, पता नहीं वो कब तक उनका मुकाबला करेगी। उनकी मदद के लिए मुझे फौरन से ग्रैंडफादर तक जाना पड़ेगा और उनके लिए मदद बुलानी पड़ेगी।
इतने में उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर बहुत सारे हिरन मौजूद हैं जो कि सेम टू सेम बिल्कुल उसके ही जैसे हैं। वो कहता है कि मेरे पीछे आने वाले ये 2 वॉरियर्स थोड़ी सी स्लो हैं, मेरे पास यहाँ पे अच्छा मौका है, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तक नहीं पहुँच पा रहा था। इतने में फिर उनका सीनियर अचानक से उसके बेहद करीब पहुँच जाता है और जैसे उसे पकड़ने वाला होता है तो मुचेन झाड़ियों के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को बचा लेता है क्योंकि झाड़ियों के दूसरी तरफ बहुत सारे हिरन मौजूद होते हैं और वो उनके बीच में ही मिक्स हो जाता है। ये देखकर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि वो यहीं कहीं मौजूद होगा। हम लोग देखते हैं कि मुचेन उनके बीच में ही मौजूद था और दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि वो यहाँ से भागकर नहीं जाना चाहिए। उन लोगों का सीनियर कहता है कि उस लड़के को मारना है तो इन सबको खत्म करना होगा। ये कहने के बाद वो एक एरो का इस्तेमाल करते ही एक हिरन को वहीं पे ही मार डालते हैं। ये देखते ही बाकी सारे हिरन बहुत ज्यादा डर जाते हैं और घबरा कर यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं और उनके साथ मुचेन भी भागने लगता है, मगर वहाँ पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे हिरन को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और अपने स्वॉर्ड स्किल्स के साथ उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। मगर अभी भी मुचेन उनसे खुद को बचा रहा होता है और दूसरी तरफ ऊपर से एरोस की बारिश हो रही होती है और चारों तरफ से लोग स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खून खराबा होता है। मगर मुचेन किसी तरह अपने आप को बचाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि ये लोग हमें डीमंस कह रहे थे और ये यहाँ पे कत्लेआम कर रहे हैं। इतने में अचानक एक एनर्जी वेव अटैक उसके पास से होकर गुजरता है जो कि उसके फेस को हल्का सा टच कर जाता है और इतने में वो लड़की देख लेती है कि असल में यही लड़का है जो कि हमसे भाग रहा है। वो लोग उसे पकड़ने के लिए फिर से उसका पीछा करते हैं तो मुचेन वहाँ से बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ भागना शुरू कर देता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये अब यहाँ से भागना नहीं चाहिए। वहाँ पे मौजूद लड़की अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उसे फौरन से अपने एक सिल्क थ्रेड के साथ जोड़ लेती है और उसे जैसे ही मुचेन पर थ्रो करती है तो मुचेन उसके अटैक से बच जाता है। मगर दूसरी तरफ वो लड़की उसी स्वॉर्ड को वापस से डाइवर्ट कर देती है और उस पर एक और मर्तबा वार करती है, मगर इस मर्तबा भी वो बचकर निकल जाता है और मुचेन को वो स्वॉर्ड दिखाई देती है, जिस पर वो कहता है कि असल में ये लड़की अपनी स्वॉर्ड को किसी भी डायरेक्शन से मूव कर सकती है, जिसका मतलब है कि ये मेरे लिए और भी ज्यादा खतरे की बात है। वो स्वॉर्ड और वो लड़की दोनों ही उसके पीछे पड़े हुए होते हैं, मगर किसी तरह मुचेन अपने आप को अभी भी उन स्वॉर्ड अटैक से बचा रहा था। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जैसे ही मुचेन के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है तो उसे दिखाई देता है कि उस स्वॉर्ड के साथ एक सिल्क थ्रेड जुड़ा हुआ है, जिस पर वो समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड अपने आप हवा में कैसे मूव कर रही है। मगर अचानक एक वॉरियर उसे एक जोर से लात मारकर उठाकर दूर फेंक देता है। मुचेन देखता है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी हिरन हैं वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं, अब उसके पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं। इतने में एक वॉरियर उस पर जैसे ही स्वॉर्ड से अटैक करता है तो मुचेन उससे भी बच जाता है और वो लड़की अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देती है, मगर वो उसके मल्टीपल अटैक्स से भी खुद को आसानी से बचा लेता है। यहाँ पर उसका लक बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था क्योंकि वो सब लोग एक साथ ही हमला कर रहे थे। मुचेन अभी भी उन स्वॉर्ड से खुद को आसानी से बचाते हुए कहता है ये बॉडी मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना रही है, अगर मैं अपनी रियल बॉडी में होता तो शायद मैं और भी ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ निकल जाता, क्योंकि मेरी रियल बॉडी इस बॉडी से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। मेरे पास भागने का बस अब सिर्फ एक ही मौका है, मुझे इस स्किन से निकलना होगा। ये कहने के बाद वो अपने सामने उस लड़की को देखता है। वो स्वॉर्ड अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी और जैसे ही मुचेन उसकी तरफ से भागते हुए ऊपर से कूदता है तो वो लड़की अपनी स्वॉर्ड के साथ उसकी स्किन को काट देती है, जिस पर उसे लगा कि शायद इसका काम तमाम हो जाएगा, मगर उस स्किन के अंदर से मुचेन बाहर निकल आ जाता है, जिस पर वो लड़की भी बिल्कुल हैरान सी रह जाती है और मुचेन फिर वहां से बहुत ही तेजी से भागने लगता है और वो लड़की अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर थ्रो करती है और हमें दिखाया जाता है उसके साथी उसे कहते हैं कि अरे वाह क्या निशाना है। हमें दिखाया जाता है कि वो स्वॉर्ड मुचेन के बिल्कुल पास आकर गिरी थी और उससे बचने के लिए वो रेंगते हुए वहां से निकलकर फिर से भागने लगता है और वो लड़की अपने साथियों से कहती है कि मेरी स्वॉर्ड वाइटैलिटी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इस तरफ मुचेन उसको देख रहा होता है कि वो कौन सी टेक्निक को यूज करने वाली है और वो लड़की कहती है कि मेरा ये सिंगल थ्रेड इसके खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला, लगता है कि मुझे अपने कुछ एडवांस स्किल्स को यूज करना पड़ेगा। ये सुनकर उसका सीनियर हंसते हुए कहता है कि लगता है कि तुम अपने स्किल्स को इस लड़के
के ऊपर आजमाना चाहती हो? तो वो लड़की कहती है कि क्या कहते हो, मैं ये यूज करना चाहती हूँ। तो फिर उसके बराबर में खड़ा वो लड़का कहता है कि चलो ठीक है। वो अपने पीठ पे बंधे हुए उस बॉक्स को बाहर निकालता है जिसके अंदर बहुत सारी सोर्स होती है। वो लड़की अकेले ही फिर उन सारी की सारी सोर्स को अपनी फिंगर्स के जरिए कंट्रोल करते हुए उनसे मुचेन पर हमला करना शुरू कर देती है, जिस पर मुचेन भी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये लड़की एक टाइम पर इतनी ज्यादा सोर्स को एक साथ इस्तेमाल कैसे कर रही है। मैं इन लोगों को यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता, वरना ये लोग विलेज में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लगता है कि मुझे इन लोगों को एक बहुत ही खतरनाक जगह पर लेकर जाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो तेजी से एक और डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है, मगर पीछे खड़ी हुई वो लड़की उस पर जैसे ही हमला करती है तो वो हमला सीधा उसके पैरों पर जाकर लगता है, तो वो वहीं पे ही गिर जाता है। और इतने में एक दूसरी शॉट सीधा उसके सीने पे आके लगती है, मगर हम देखते हैं कि मुचेन की बॉडी में कोई चीज होती है जो कि उस शॉट को रोक रही होती है। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है। वो लोग फिर से अपनी शॉट्स उसकी तरफ थ्रो करने लगते हैं, मगर मुचेन वो उन शॉट्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी तो लोहे की बनी हुई हो। मगर एक वॉरियर कहता है कि इसने अपनी बॉडी के नीचे कोई आर्मर छुपाया हुआ है। और इस तरह फिर मुचेन कहता है कि ग्रैंडपा ने मुझे ये स्किल्स सिखाए थे। उन्होंने मुझे ये आयरन शूज दिए थे जिनका वेट 50 किलो से भी ज्यादा का है। फाइनली ये चीजें आज मेरे काम आ रही है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी मल्टीपल शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी एक साथ ही उसकी तरफ थ्रो कर देती है। और हम देखते हैं मुचेन वो कहता है कि चलो फिर मैं आज तुम लोगों को अपने ग्रैंडफादर्स की फॉरगिंग स्किल्स दिखाता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी बॉडी में अटैच जितने भी फॉरगिंग आर्मर्स होते हैं उन सबको अलग अलग जगह पर भेज देता है और वो सारे के सारे उन शॉट से जाकर टकराते हैं, जिसकी वजह से मुचेन खुद को बहुत ही आसानी से उन शॉट से बचा लेता है। और वो लड़की कहती है कि ये आर्मर सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो फौरन से अपनी शॉट्स को वापस बुलाकर फिर से उसे थ्रो करती है, तो मुचेन फिर से अपने पैरों के जरिए भी उसे रोक रहा होता है। उसकी बॉडी में लगे हुए आर्मर्स तो बिल्कुल आयरन मैन के सूट की तरह काम कर रहे होते हैं। और वो जैसे ही उस आर्मर को उतार देता है तो वो कहता है कि मेरी बॉडी तो सच में बहुत ही ज्यादा हल्की हो गई है। ये कहने के बाद वो और भी ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ दौड़ने लगता है। और वो लड़की अपनी सारी की सारी शॉट्स को एक साथ ही थ्रो करती है, तो मुचेन उन शॉट से बिल्कुल बाल बाल बचता है। पर उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो उस दरख्त से नीचे गिरने लगता है, तो वो सारी शॉट सीधा उसी की तरफ आ रही होती हैं, जिस पर वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बचने वाला। मगर अचानक उसे अपने ग्रैंडपा ग्वान की बात याद आती है। उसके ग्रैंडपा ने कहा था कि तुम बिला वजह में इतना ज्यादा सोचते हो, तुम जहाँ भी हो वो जगह तुम्हारे लिए भागने के लिए बनी है। हर चीज तुम्हारा वेट उठा सकती है, बस तुम अगर ज्यादा स्पीड के साथ भाग सको तो तुम अपने वेट को आसानी के साथ लिफ्ट कर सकते हो। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि फ्लैट ना हो, इसलिए तुम हर एक चीज पर भाग सकते हो। ये कहने के बाद वो कहता है कि मैं इस वक्त हवा में हूँ और ये हवा बहुत ही लाइट है, मगर मैं इसमें भाग सकता हूँ। ये कहने के बाद वो उस हवा का ही सहारा लेता है और पलक झपकते ही बिल्कुल छू मंतर हो जाता है। ये देखकर वो लोग बिल्कुल हक्के बके रह जाते हैं कि अचानक से ये लड़का तो बुलेट स्पीड से भागने लगा है। उसकी स्पीड बढ़ गई तो वो अब बहुत ही आसानी से उन अटैक्स को डॉज कर सकता था। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि ये लड़का सच में बहुत ही फास्ट भाग रहा है, इसका मतलब है कि इसकी वाइटलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट पावर नहीं है और ना ही इसने कोई पावर अवेकन की है। मगर उन लोगों का सीनियर कहता है कि ये लड़का तो लिंगटाई माउंटेन के बेहद करीब आ गया है, ये खुद ही यहाँ पे मरने के लिए आया है। जिसके बाद हमें लिंगटाई माउंटेन को दिखाया जाता है। मुचेन सीधा उस माउंटेन के अंदर चला गया था और वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते उस माउंटेन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उस माउंटेन के अंदर तो एक अलग से दुनिया आबाद है। और मुचेन वहाँ पर एक जगह छुप के खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा होता है। और इस तरफ वो लोग कह रहे होते हैं कि जरा संभल कर रहना, इस माउंटेन के अंदर कोई भी खतरनाक क्रीचर हो सकता है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले खुद को पूरी तरह से तैयार रखना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मुचेन जो कि ऊपर खड़ा हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता एक साइड पे सरकने लगता है, जिसकी वजह से वो सीधा एक मॉन्स्टर के मुंह में जा पहुंचता है। और वो जैसे आंख खोलता है तो मुचेन डर जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।